तो आज हम कुछ जियोफिजिक्स क्वेश्चन बेसिक लेवल और उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसके लिए देखेंगे, ठीक है ना। एंड यू पीपल आल्सो एंगेज, है ना, while solving the questions. So उस चीज को मैंने कंसिडर किया है। तो अगर आप 2010 से लेके 2000 मैं कहता हूँ 2022 तक का, 2020 तक का चलो ले लो, क्वेश्चंस अगर जियोफिजिक्स के देखो, दैट आर वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है ना। और लेटर भी जा सकते हो, 2005 से भी ले सकते हो। तो मैं अगर स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट जियोफिजिक्स, इससे अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, जो दैट आर बीइंग आस्क्ड इन जियोफिजिक्स गेट, ठीक है ना, ये जो जियोफिजिक्स गेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यही क्वेश्चंस आपके आज के समय कॉमन पार्ट में आते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनने जियोफिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी, बट स्टिल you can see 5 numericals around every year they are asking from geophysics, ठीक है ना, which will be around 8 marks, 8 to 10 marks, ठीक है। क्योंकि जियोफिजिक्स में आप न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट ही है वो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट्स भी आपके उसी का अराउंड रिवॉल्व करते हैं अगर आप देखो तो इसीलिए जियोफिजिक्स ओके नहीं पढ़ी किसी ने, वेरी गुड। वी आर गोइंग टू कवर दिस फ्रॉम द न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव, और उसके पीछे जो भी थोड़ा सा फंडामेंटल जो जियोफिजिक्स का कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो मैंने आज जो है अभी छोटा ही रखा है, सो पीपल गेट कंफर्टेबल। टुमारो ऑनवर्ड्स मैं जियोलॉजी, तो बिकॉज आई कैन कंसिडर जियोलॉजी क्वेश्चंस आल्सो, बट मैंने देखा और एक भी न्यूमेरिकल जियोलॉजी का उसमें नहीं था, ठीक है। जियोफिजिक्स के ही न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। अगर आप पेपर में देखोगे कॉमन पार्ट में, नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट जियोफिजिक्स स्पेसिफिक। जियोफिजिक्स के पेपर में आपको सिर्फ जियोफिजिक्स के जो गेट का पेपर है उसमें से मैंने ये क्वेश्चंस को पिक किया है, ओके। तो आप जियोफिजिक्स में आपने पढ़ा है, काफी चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि साइस्मिक्स, मैग्नेटिक्स, ग्रेविटी, रेडियोमेट्रिक, जियोथर्मिक्स, some aspects of geodynamics also are there। फिर आपका रेजिस्टिविटी मेथड्स है, लूज पोटेंशियल हो गया, सेल्फ पोटेंशियल हो गया आपका, और क्वेश्चंस आर आल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम वेल लॉगिंग, ठीक है। वेल लॉगिंग इज वेरी सिंपल, so it seems very complicated, but numerical wise well logging is very simple subject, ठीक है। तो आपको दिख रही है ना स्क्रीन तो अभी, ठीक है। यस सर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन अब आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका गेट 2010 के जियोफिजिक्स में आया है। सो आई हैवंट रोट जियोफिजिक्स, बट यू कंसीडर दैट दे आर ऑल फ्रॉम जियोफिजिक्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें से उन लोगों ने ये पूछा है कि आपका जो साइज्मिक वेव वेलोसिटी है, ठीक है, समवन इज देयर एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई वेट यार, तो बिगड़ जाता है। जो साइज्मिक वेव वेलोसिटी है, पहली बात तो पूछा जा सकता है किस पे डिपेंड करती है, ऐसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कुछ इनको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, और शेयर मॉडुलस और आपके यंग्स मॉडुलस, तो इस सब आपके यही सब टर्म्स होते हैं, जो आपके इंजीनियरिंग जियोलॉजी में भी आप पढ़ते हो, यही आपके जियोडायनामिक्स में भी यूज होते हैं, और सेम आपके स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एज वेल एज सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स भी इन टर्म्स का यूज करते हैं इन टर्मिनोलॉजीज में। तो डिफॉर्मेशन जहां भी होगा, ओके, वहां पर ये टर्म्स अपने आप आ जाएंगे। तो जैसे कि वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स पूछा है इस क्वेश्चन में, जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्रेशनल वेव्स, कंप्रेशनल वेव्स आप हमेशा याद रखिएगा ये पी वेव्स होती हैं, दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रूशियल। आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप मिस कर जाते हो जब भी आप पढ़ते हो, तभी जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो 2010 का मैं आपको बता रहा हूँ, तो आई एम गोइंग फॉर एनालिसिस आल्सो, तो आप ये सब चीजों का भी ध्यान रखो कि उनने पी वेव्स ना मेंशन करके कंप्रेशन वेव्स मेंशन किया। कल को अगर क्वेश्चन आता है कि पी वेव्स कौन सी टाइप की वेव्स होती हैं, तो आपको बोलना चाहिए इट इज अ कंप्रेशनल वेव्स। किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है आपकी इज अ फंक्शन ऑफ योर बल्क मॉड्यूलस, ओके, shear मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस, ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। ये तीन चीजों पे आपके डिपेंड करती है, बट
और साथ ही साथ आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी डेंसिटी, ठीक है। तो वीपी है ना, सॉरी फॉरवर्ड डेंसिटी, तो अगर मैं वीपी का फॉर्मूला लिखूं दैट इज √4/3 म्यू, ओके, प्लस के अपॉन, ओके। तो इन लोगों ने ये रिजिडिटी मॉडुलस जी लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर रिजिडिटी मॉडुलस भी लिख सकते हैं, रिजिडिटी मॉडुलस, यहाँ ब्रैकेट में मैं जी लिख देता हूँ। तो आपको बुक्स में वैसे म्यू ही दिखेगा ज्यादातर, जी, ओके, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया तो जी, बट रिजिडिटी मॉडुलस और शेयर मॉडुलस या कभी कभी मॉडुलस और रिजिडिटी भी बोला जाता है इसको, दैट आर सेम थिंग, ये आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको, इट इज अ काइंड ऑफ अ रिवीजन ओनली दैट यू आर आल्सो डूइंग। कभी कभी हो सकता है न्यूमेरिकल आए और आपसे पूछा जाए कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना है, तो बल्क मॉडुलस नहीं निकालने लग जाइएगा उस केस में, शेयर मॉडुलस ही निकालना है उस केस में, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स आपकी डिपेंड होती है म्यू पे, विच इज द शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस पे डिपेंड होती है आपकी प्लस के, एंड दिस इज द डेंसिटी, जो हमेशा इनवर्स में रहती है डेंसिटी, और इट इज ऑल द थिंग्स आर इन अंडर रूट, याद रखिएगा। इस पे न्यूमेरिकल आपका पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीएस पे अगर हम वेलोसिटी ऑफ शेयर वेव देखेंगे, इट इज म्यू बाई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शेयर मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ओके। क्या ले बोलते हैं शेयर मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, जो मैं बार बार बता रहा हूं आपको, भूलिएगा। तो ये है आपका वीएस, ये है आपका वीपी का, वीपी की वेलोसिटी आपकी हमेशा ज्यादा होती है वीएस, ठीक है ना। प्राइमरी वेव्स किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है प्राइमरी वेव्स, Operational waves. और सेकेंडरी P waves, S waves, ओके, और लॉन्गिट्यूडनल किसको बोला जाता है, Primary P waves. P wave, और ट्रांसवर्स, S wave. और अगर मैं बोलूं आपसे इक्विवॉल्यूमिनल, पता है इक्विवॉल्यूमिनल, इक्वी, S wave, S wave. तो ये सब कुछ चीजें हैं, अलग अलग नाम से पूछी जाती है, ठीक है ना। इक्विवॉल्यूमिनल, और अगर मैं पूछूं कि किस पी वेव में, किस वेव में आपका मूवमेंट जो होता है वो जैसे कि रेयर फ्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन टाइप होता है, P wave. P waves, P wave, okay, so that's why it is not equivalent because the changes are there, okay। तो ये सब चीजें कुछ आप छोटी छोटी चीजें हैं, क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो रॉक भी आपकी स्क्वीज होने की कैपेबिलिटी रखती है, स्क्वीज होती है वो, स्क्वीज होती है, स्ट्रेच होती है, स्क्वीज होती है, स्ट्रेच होती है, बट वो एक रबड़ बैंड की तरह नहीं होती, उसकी अपनी लिमिटेशंस है, इसको हम यील्ड स्ट्रेस से डिफाइन, स्क्वीज होगी तो ब्रेक हो जाएगी, ज्यादा होगी तो ब्रेक हो जाएगी, ज्यादा स्ट्रेच होगी तो ब्रेक हो जाएगी, उसकी एक अपनी हद है। तो ये सब चीजें अलग अलग नाम, फॉर्मूले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ ऑर्डर stiffness tensor required to characterize general elastic media. Actually, in 2022, why I'm taking this question, a little bit complex is this, but I will explain that. Why I'm taking this question, because same question जो है इन लोगों ने 2020-22 में भी पूछा, but again it is being asked in common section. ये अब इन लोगों ने जब पूछा है तो ये कॉमन सेक्शन में पूछा है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितने होते हैं आपको इस पे बताना है, इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट बट इंडिपेंडेंट। तो जैसे कि एक मैं स्ट्रेस टेंसर में बना के एक बार
दिखाता हूँ, अगर आपने कहीं देखा भी होगा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के बुक्स में। ओके, सो यू हैव लाइक अ क्यूब, इट इज मेंशन्ड, और इस क्यूब में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रेस डायरेक्शंस को दिखाते हैं। जैसे कि सिग्मा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस के लिए होता है ज्यादातर, जो हम सिंबल यूज करते हैं, और हम लोग जो टाउ यूज करते हैं तो हम लोग shear स्ट्रेस दिखाने को यूज करते हैं। तो टाउ इज यू कैन से पैरेलल टू द सरफेस, और सिग्मा इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है ना, तो इस तरीके के स्ट्रेसेस होते हैं सिग्मा, और कहीं की जगह नहीं यूज करते हैं टाउ वाला, कुछ सिंबल यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए टेक वन स्लाइड, हम लोग कि इस पर्टिकुलर क्यूबिकल ब्लॉक है उस पर कितने स्ट्रेसेस लग रहे हैं। क्योंकि अगर मैं एक प्लेनर सरफेस लेता हूं, समझो टॉप का लेता हूं मैं पार्ट, ठीक है ना, इस पे आपका shear स्ट्रेसेस भी लगते हैं और आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस भी लगते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल हो गया आपका ये, और shear हो गया आपका कुछ अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं, जैसे कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लाइक दिस। तो इनको हम टाउ से डिनोट करते हैं। बट हमको कुछ उसमें, क्योंकि अब क्यूब है, अभी तो यहाँ प्लेन की बात कर रहे हैं, वो क्यूब है तो उसमें हम लोग कुछ नंबर उसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 1 1, ओके, 2 1, 3 1, लाइक दिस। ओके, एक्सप्लेन करने के लिए। तो दीज आर योर स्ट्रियर, कहीं ये जगह सिग्मा ही एज अ 1 1 लिखते हैं, तो सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3, ओके, 2 1, 3 1, 2 2, 3 2, है ना। तो ये फॉर्मेट जो चलता है वो इस फॉर्मेट में चलता है, आईजी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज सिग्मा 3 3 एंड सिग्मा 2 3, लाइक दिस, इन विच आपका ये जो है आपके, ये आपके नॉर्मल कंपोनेंट है, ये आपके जितने भी हैं बाकी वाले, ये आपके shear कंपोनेंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको पता है क्या बोला जाता है, टेंसर, स्ट्रेस टेंसर ऑफ सेकेंड। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो 3 टू द पावर जो भी है आपका टेंसर का जो पूछा है, इट इज 81। तो अगर आप देखिए क्वेश्चन में, है ना, फोर्थ ऑर्डर स्टिफनेस टेंसर पूछा है, फोर्थ ऑर्डर स्टिफनेस टेंसर, तो 3 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 81। बट ऐसे नहीं होता है, उसमें पूछा है ऑल नहीं, इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितने, इंडिपेंडेंट कितने होंगे, दैट इज द क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं लगभग लगभग आपके 21 कैसे होते हैं आपके, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका अगर हम टेंसर बनाना है मुझे, काफी बड़ा बनेगा ये एक्चुअली। इट इज लाइक इट गोज फ्रॉम C11 टू C66, ओके, इस तरीके का मैट्रिक्स बनेगा, बड़ा सा मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, सॉरी नॉट 66 बट 9। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो आपके होते हैं, जिनको हम कंसिडर करते हैं, मतलब हम लोग ये देखते हैं कि रिपीटिशन ना, ओके, जैसे कि C12 है और C21 है, तो इन दोनों को सेम ही है एक्चुअली में, ओरिएंटेशन इज डिफरेंट, so that's why we only take the important ones। ओके, तो important ones अगर आप, मैंने इसको कुछ किया था सॉल्व, बट इसमें आप ज्यादा दिमाग लगाओ, बट दे आर 21। ठीक है ना, जैसे कि नॉर्मल कपलिंग हो गए, नॉर्मल shear हो गए, या प्योर shear हो गया वो। लेकिन जो अपोजिट होंगे, जैसे कि एक होगा C45 और एक होगा C54, these are actually dependent, these are not independent, that's why we consider only the one। ठीक है ना, ओनली एक हम कंसिडर करें इसको, ऐसे रिपीटिशन होंगे, इसी वजह से टोटल जो होंगे वो आपके 21 होते हैं। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी सॉल्विंग पार्ट के लिए आपके आ सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपका 2022 में भी आप पेपर देखिएगा, कॉमन सेक्शन में मुझे लगता है रिपीट हुआ या कुछ उन्होंने ऑर्डर चेंज किया है स्टिफनेस टेंसर का, और कुछ नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट यू हैव, ओके,
a seismic energy released in an earthquake. Okay. seismic energy जो है आपकी रिलीज हुई है किसी earthquake में, तो यहाँ पर आप जब भी earthquake आएगा तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई certain amount of energy रिलीज होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि मैग्नीट्यूड 7 earthquake के लिए जो एनर्जी आपकी रिलीज हुई है लगभग वो आपकी कितने टाइम्स ज्यादा होगी जो आपके मैग्नीट्यूड 6 वाले earthquake के लिए आएगी। दैट इज द क्वेश्चन। नाउ 7 वाले की कितनी ज्यादा होगी और कितने टाइम्स होगी ये आपको बताना है। इसका एक लाइक सिंपल सा हम बोलते हैं कि इट इज लाइक अराउंड 31.6 अराउंड। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नियर जो ऑप्शन आपका आया दैट इज द 32, बिकॉज जो स्केल होता है वो एक तरीके का मतलब लाइक लॉगरिथमिक स्केल यूज करते हैं हम लोग, कुछ केस में लीनियर स्केल्स यूज करते हैं, तो उस तरीके से हम लोग ये एनर्जी एस्टिमेशन करते हैं। ज्यादातर लॉग स्केलिंग यूज होता है। दूसरी चीज आपकी ये है, जब आपके बात आती है एम्पलीट्यूड की, एक तो एनर्जी की बात आई दैट इज नियरली अराउंड 31 भी कुछ जगह आपको मिल सकता है और 32 भी आपको मिल सकता है। जब बात करते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड आपका जो भी 7 का रहेगा, वॉट एवर मैग्नीट्यूड दे हैव मेंशन्ड in W7 would be 10 times, okay, would be 10x times of MW6। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो MW7 का हमेशा कितना रहेगा, 10x टाइम्स रहेगा MW6। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो इसमें आपका जो है दैट इज द दिस इज फॉर एम्पलीट्यूड एंड 32 इज फॉर एनर्जी। तो डोंट कंफ्यूज, कभी वो ऑप्शन में दिया हुआ है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन, देखो ऐसे भी नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हैं एग्जाम में जियोफिजिक्स में जो मैंने नहीं करा रहा हूँ आपको, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए क्योंकि यही आपको फर्दर आपको मिलेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आई कैन प्रोवाइड यू फॉर्मूला फॉर द एनर्जी एक्चुअली। तो लॉग होता है लॉग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है इस पे न्यूमेरिकल आए, नहीं तो मैं सर्च करके आज आपको कुछ इस पे जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसी के बेसिस पे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज कराऊंगा, मतलब कराऊंगा, मतलब बता रहा हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा कुछ निकाले क्वेश्चंस का, तो आप थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उसी में मेरे को बताइएगा, क्योंकि हर एक चीज क्लास में सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है। जब भी आप फ्री हो आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं फोटो खींच के आप, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कुछ दूंगा जो मैं आज कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ, और पहले की भी दूंगा जियोफिजिक्स गेट के जो हम लोग नहीं कवर कर पा रहे, तो हम लोग टाइम भी थोड़ा बचा पाएंगे क्लास का अपना, और साथ ही साथ आपका भी रिवीजन होगा और डिस्कशन भी हो जाएगा। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, log E is equal to 11.1 and somehow related to the magnitude, so it is kind of a y is equal to mx plus c type equation, because this is a straight line equation। और जो भी E हम निकाल रहे हैं वो याद रखिएगा इन अर्ज निकाल रहे हैं, ERGs, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में किसने पूछा है, इसमें जो है आपका अर्ज में पूछा है। कभी कभी आपको कोई बुक में आपको ये भी मिल जाएगा, बच्चे हमसे पूछ चुके जब मैं पढ़ा लास्ट ईयर कि सर 4.8 होता है, यार 4.8 नहीं होता है, 11.8 होता है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि कौन सी यूनिट है, आप कौन सी यूनिट में निकालना चाह रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर अर्ज में निकालना है देन आप इसको यूज करोगे, कोई भी यूनिट बोल सकते हैं, आपके यूनिट्स होती हैं, ठीक है। और अगर आपसे जूल से पूछा जाए तो आप ये वाला यूज करिए, ठीक है ना। दिस इज फॉर जूल्स। सो 1 अर्ज, ये भी आप ये यूनिट याद रख लीजिए, इज इक्वल टू 10 to the power -7। ओके, 1 अर्ज इज इक्वल टू 10 to the power -7, ठीक है। एनी डाउट अभी तक? क्लियर सर। ठीक, तो ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और एक जियोफिजिक्स कॉन्सेप्ट है ये,
क्यूबिक जियोलॉजी का पर्सन भी आराम से इजीली सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बेसिक जान के। नेक्स्ट जो है आपका, और अगर आप इसमें वैल्यू डालो, अगर आप 6 डालो 7 डालो, देखना वो 32 का डिफरेंस आए, टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ, आई टोल्ड यू ना, इट इज अ काइंड ऑफ अ लॉगरिथमिक थिंग, तो उस टाइप से होता है। Okay. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक बेसिक सा, आपको जैसे कि मुझे अभी याद आया, एक क्वेश्चन आया था, अगर आपकी वीपी है, वीएस है, वीएल है, वीआर है, ठीक है ना, तो सबसे फास्टेस्ट तो आपकी वीपी वीएस रहती है, ठीक है ना। बाद में आपको सीक्वेंस पता है क्या होता है, एल एल और आर का मतलब पता है किसी को क्या होता है, एल और आर में जो लिख रखा है, Love waves and Rayleigh waves. ठीक है ना। तो लव वेव्स एंड रेली वेव्स, तो आपकी दो सरफेस वेव्स है, तो आपकी बॉडी वेव्स है, तो दीज आर योर बॉडी वेव्स, ये आप ध्यान रखिएगा, और दिस इज अ सरफेस वेव्स, ओके। तो जब भी आपका होगा तो ये सीक्वेंस फॉलो अप होगा, तो जिसमें आपका ये जो होता है थोड़ा सा इलिप्टिकल मोशन होता है, ठीक है ना, और इसमें आपका ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कंपोनेंट होते हैं लव वेव्स में, तो ये दोनों होती है, लेकिन फर्स्ट अराइवल जब भी होता है वो आपका पीरियड्स का होता है, ओके। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम व्हाटएवर यू कंसीडर, ओके, इलास्टिक मॉडल से क्वेश्चन है, तो इसमें आपको रिलेशनशिप बताना है। ये पता है बहुत कंफ्यूजिंग भी है, मेरे को बहुत कंफ्यूज किया है अपने प्रिपरेशन के टाइम में, कि आपका पॉइजन्स रेशियो का क्या रिलेशनशिप रहेगा लेम्स कांस्टेंट्स के साथ, ठीक है ना। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ यूज करते हैं, ओके। तो पॉइजन्स रेशियो का क्या रिलेशनशिप रहेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ, अगर आप बुक्स में देखोगे तो बुक्स में इसके डेरिवेशन भी मिल जाएंगे, लॉरी ऑरी में अगर आप देखोगे कुछ बुक्स में, उसमें आपको इसके डेरिवेशन भी मिल जाएंगे, बट आप डजंट बॉदर, यू डोंट बॉदर अबाउट दोस थिंग्स ना। तो इसका जो होता है वो आप ऐसे याद कर सकते हो, दिस इज दिस एक्चुअली, एंड दे लुक वेरी सिमिलर, ईच एंड एवरी वन इज लुक वेरी सिमिलर। तो पॉइजन्स रेशियो का जो लेम्स कांस्टेंट्स के साथ जो होता है रिलेशनशिप, दिस इज गिवन बाय दिस, इसमें से आपका एक लेम्स कांस्टेंट है, और जो आपका जो शेयर मॉडुलस है, ये दिस इज नथिंग बट योर शेयर मॉडुलस, ये शेयर मॉडुलस है आपका, ये भी एक तरीके का लेम्स कांस्टेंट ही होता है, okay? तो अगर मैं पॉइजन्स रेशियो की बात करूं, किसी को पता है पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? एनीबॉडी हर्ड ऑफ पॉइजन्स रेशियो? Transverse strain by longitudinal strain. ओके, ट्रांसफर स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल, ओके। तो it is a kind of a strain, means what, nothing but change in the length, okay. So if the block is like this and if it becomes this, okay, so what is the change in the length in this direction, is this direction, ये भी तो ये चेंज हुआ ना, ये वाला चेंज हुआ ना, और इधर थोड़ा सा बड़ा, आपका एक तरफ कम हुआ एक तरफ बड़ा, अब जिस डायरेक्शन से लगेगा वो डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स अपॉन या लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे भी कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको पॉइजन्स रेशियो का? इट इज Yes, sir. बेसिक, क्या कह रहे हैं बताइए? लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, वो लेटर वो जिस डायरेक्शन से, देखिए, अच्छा ये बताओ, क्रेवासिस पढ़ी, क्रेवासिस ग्लेशियर में? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। Glacier, if it is moving like this, and some crevasses you see that are forming like this, and some are forming like this, okay. I would say this is A and I would say this is B, so which one is lateral?
A, Okay. So you have, in with respect to what you are saying, this is A. With respect to what you are saying A, because of the movement direction. movement direction. So this is along the movement direction. The orientation is along the movement. Some are like this type of crevasses also. प्ले करती हैं कुछ ऐसे भी होती है कुछ crevasses, वो बात अलग है. ट्रांसफर्स अलग होती हैं. ये ज्यादातर बनती हैं आपके डिफरेंशियल मूवमेंट के साथ. ट्रांसफर्स ज्यादातर बनती है आपकी चेंज इन द टोपोग्राफी जो आपको देखने को मिलती है. ज्यादातर सड़क की बाउंड्री में आपको देखने को मिलती है. नाउ अगेन सेम थिंग अप्लाइज हियर. पॉइजन रेशियो में क्या होता है यहाँ पर? पॉइजन रेशियो में आप किसको, मतलब यहाँ तो मूवमेंट डायरेक्शन है ना, पॉइजन रेशियो में आप किसको लोगे ये बताओ. along the length जो हो रहा है वो longitudinal लूंगा strand. Okay, so if I say that you have a cylinder like this, assuming a rock core, and the strain is extensional in nature, just imagine. Okay, a little bit of stretching has happened, so it became, previously it was like this. इस तरीके से, और now it became like this. Stretched a little bit. Stretched तो मैं इसको थोड़ा सा बीच से निकाल रहा. इस तरीके से थोड़ा चेंज हुआ इसका, है ना. तो यहां से क्या हुआ, डायमेंशन में आप चेंज देख रहे हो. पहले वो कैसा था, थोड़ा सा मोटा था, अब क्या है, थोड़ा सा स्लेंडर, थोड़ा सा लंबा है. तो इस केस में आपका इधर से आपका रिडक्शन हुआ और इधर एडअप हुआ. ठीक है ना. तो यहाँ स्ट्रेचिंग का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन. तो विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेचिंग डायरेक्शन और द कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्शन, you are saying this thing. This is being stretched. So this one is the long. ये जो है आपका, ये आपका है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल है. इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको, लेटरल. इसको क्या कभी कभी बोला जाता है, एक्सियल. ये भी आप देखोगे लेटरल. तो रेशियो किसका होता है हमेशा याद रखिएगा, किससे डिनोट करते हैं, ज्यादातर इससे डिनोट करते हैं. और ये फॉर्मूले का होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन strain. This is nothing but change in the width, I would say, upon initial width divided by, I would say it is a minus, क्योंकि कम हुई है इस केस में. तो हो सकता है आपको जो क्वेश्चन दें, आई एम सेइंग दिस कॉन्सेप्ट, अगर आपको क्वेश्चन दें तो आपको डायग्राम बना के दें, रॉक का कोर बना के दें. तो ये चीज कंप्रेशन की भी हो सकती है, ये चीज आपकी इसके लिए हो सकती है. सर कंप्रेसर के लिए भी सही, मतलब सेम रहेगा. बिकॉज इट इज रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रेस डायरेक्शन. हाँ, अगर चीजें यहां से होंगी, है ना, तो लेकिन देखना वो जब भी क्वेश्चन देंगे ना, वो स्ट्रेस डायरेक्शन बना के देंगे, उसके नहीं देंगे. स्ट्रेस डायरेक्शन सर कौन सा स्ट्रेस का डायरेक्शन देखना है, मतलब कंप्रेशनल डायरेक्शन के एक्सटेंशन डायरेक्शन? वो देंगे, वो ये देंगे ना इस तरीके से, लॉन्ग लेंथ के रिस्पेक्ट में वो देंगे. लॉन्ग है ना, ज्यादातर लंबी जो डायरेक्शन है वो ये रहती है. लेकिन the arrows but they put whether what kind of stresses are there, whether it is a kind of a compressional stress or a kind of extension. You can also say ना कि ये compressional हो रहा है, but वो देंगे. Don't worry about that thing. They have to define कि आपका जो स्ट्रेस डायरेक्शन है वो कौन सा है. अगर नहीं देते हैं then you will take the long one, क्योंकि ज्यादातर यही कन्वेंशन फॉलो होता है. जो लॉन्ग डायरेक्शन होगी वही आप मान के चलिएगा. फिर उस केस उसका तो कुछ नहीं कर सकते. देना चाहिए वैसे कॉन्सेप्ट वाइज तो.
सर Then- वो हम्म, सर और एक क्वेश्चन है कि वो जो आइडियल पूछते हैं ना, आइडियल पॉइजन रेशियो कितना होता है, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, 0.5 या 0.25? जो पॉइजन्स, पहले ये बताइए आप पॉइजन्स रेशियो की जो रेंज होती है वो कितनी जा सकती है? कितनी होती है? 0.25, 0.5 तक। कहाँ से रेंज? मतलब इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग एंड समथिंग। कितनी रेंज हो सकती है? ये भी अच्छा चीज है आपने जो उठाई। जब भी आपका पॉइजन्स रेशियो पे न्यूमेरिकल आए, ओके, तो एक सर्टेन रेंज होती है। ये बहुत अच्छे मुझे अच्छे लगते हैं जब ऐसी कोई चीज पूछी गई हो, है ना, कि जिसकी एक सर्टेन रेंज हो। ओके, और जब आप एक्चुअली में चीजें थोरोली पढ़ते हो ना, तो आपको समझ में आता है हर एक पैरामीटर की एक रेंज होती है। आप अगर क्वेश्चन आया अगर आपसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालने का, तो ऐसा नहीं होगा कोई भी रैंडम वैल्यू होगी, उसकी भी एक सर्टेन रेंज होगी, रॉक की एक सर्टेन रेंज होगी। तो आप जब भी ये भी आप थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा एक चीज कि हाँ ठीक है, वो कुछ लोग बताते हैं कि वैल्यू ये सब कट कर सकते हैं हम लोग, मीटर को मीटर से काटते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी पी वेव की वेलोसिटी 10 या 12 से ऊपर जा रही है। ट्रस्ट नहीं। अगर आपको डेंसिटी दी है और कुछ ऐसे कन्विंसिंग फिगर्स दिए हैं, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, जो कि क्रिस्टल रॉक या एक अपर मेंटल रॉक के लिए, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे वहां पर आपकी पी वेव की वेलोसिटी 10 के ऊपर जाए। ये सब चीजें आप ध्यान रखा करो, ये अपने सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। पर्सनली इट हेल्प मी अलॉट। कभी कभी मैं गलत करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ नहीं यार, मैंने जो वैल्यू निकाली है वो सीरियसली सही नहीं है, क्योंकि बल्क डेंसिटी इन लोगों ने, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, ये सब थोड़ा सा क्रिस्टल रॉक्स जैसा लग रहा है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप डेटा को देखा करो यार, एक स्टोन में कितना हो सकता है बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, ग्रेनाइट का कितना हो सकता है। और ये भी चीज मैंने ध्यान दी है कि गेट में स्पेशली मैं गारंटी ले सकता हूँ, सीएसआर में भी अब तो काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस नहीं देते, ये आप ध्यान रखिए। वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस नहीं देते, तो वही क्वेश्चंस देते हैं जो वो अपने बच्चों को न्यूमेरिकल्स में कराते हैं क्लास में, प्रैक्टिकल करते हैं, रिसर्च पेपर से उठाते हैं। तो हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं देंगे कि आपको बस पीएफ की वेलोसिटी वैल्यू निकालनी है और एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं नहीं, जो वैल्यू होगी वो भी कन्विंसिंग होगी काफी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्लियरेंस रेशियो की जो वैल्यू होती है, उसका जो रेंज होता है वो रहता है इतना, ठीक है। रॉक्स के लिए कितना होता है पता है? रॉक्स के लिए कितना होता है, किसी को आइडिया? सॉफ्ट रॉक के लिए 0.45 होता है। हार्ड रॉक के लिए 0.45। अच्छा, तो आपने जो, ठीक है, ओके, लेकिन रेंज, जस्ट टेल मी द रेंज, एनीबॉडी कैन टेल मी द रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर अ रॉक, डजंट मैटर व्हाटएवर, मेटा सेडिमेंट्री कुछ भी हो, एक रॉक की एक रेंज होगी, हर एक मटेरियल की एक रेंज होती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फोकस ऑन दीस थिंग्स, फोकस ऑन दीस थिंग्स। दे कैन आस्क यू दिस थिंग, बट ज्यादातर आपकी ये बात याद रखिएगा, सर 0.05 टू 0.45। 0.05 to 0.45, just convincing, but you, कुछ सैंडस्टोन्स की अगर हम बात करा जाए तो कुछ केस में आपका कम रहती है 0.2 तक, है ना। सिल्ट स्टोन, मड स्टोन की ये 0.2 0.18 तक रहती है ना। यूजुअल रेंज अगर आप कंसिडर करना है, ठीक है ना, तो यू कैन कंसिडर दिस रेंज 0.2 से लेके 0.4 तक, ज्यादातर रेंज इसी में ही लाई करेगी आपकी। कुछ थोड़ा सा नीचे अगर थोड़ा सा लोअर लिमिट जाना है तो यू कैन जस्ट गो इन दिस टाइप आल्सो, इन दिस रेंज आल्सो 4.3 4.5 तक। तो दिस इज अ यूजुअल रेंज ऑफ योर पॉइजन रेशियो, ये लिखा रहता है बुक्स में भी, है ना। तो आपकी अगर कोई क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन ज्यादातर वर्ल्ड प्रॉब्लम जो आएगी हमेशा किसी रॉक के लिए आएगी, ठीक है ना। आप जियोलॉजिस्ट हो, देखना है वैल्यू उसके बाहर तो नहीं जा रही। 0.5 इसके बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकती, ठीक है ना।
माइनस में आ रहा है, नहीं हो सकता। 0.6 आ रही, नहीं हो सकती। आंसर गलत है। रॉक के लिए है तो ये है। नहीं याद हो रही तो एटलीस्ट कोशिश करो कि इस रेंज में कोशिश करो पॉइजन वैल्यू के लिए। तो पॉइजन जो रेशियो है ना, उसके बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि अभी तो मैंने ये बता दिया आपको, और भी रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कि ये जो रिलेशनशिप था, ये था आपका लेम्स कांस्टेंट, शेयर मॉडुलस और आपका पॉइजन रेशियो के बीच में। You can just take one slide and tell to you people, ये आपका अगर मैं कहूँ, ये एक यंग्स मॉडुलस का होता है, तो इसको हम ई से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, यंग्स क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। इसका जो फॉर्मूला होता है, याद करना थोड़ा सा टिपिकल रहता है, पर जितने मैं लिख रहा हूँ एटलीस्ट कोशिश करो। ओके, तो ये आपका होता है, यही एक होता है बल्स मॉडुलस का, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। उसका होता है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इन दो का थोड़ा सा, क्योंकि शेयर मॉडुलस के साथ देख लिया ना आपने रिलेशनशिप। ये आपका बल्क मॉडुलस का, और ये आपका यंग्स मॉडुलस का पॉइजन रेशियो के साथ। तो ये तीन रिलेशनशिप थोड़ा सा याद रख लो, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है ना, बट वी आर गोइंग कि आपके कौन कौन से आ सकते हैं, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। और आपका वो कौन सा इंपॉर्टेंट था, वीपी, वो भी एक तरीके का यही है ना, और वीएस वाला, वीपी और वीएस वाला। एक और रिलेशनशिप होता है जो मुझे अभी याद आया, दैट इज विद द पॉइजन रेशियो विद वीपी एंड वीएस आल्सो, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्यों ना हम लोग पॉइजन रेशियो को वीपी और वीएस से भी रिलेट कर सकते हैं किसी तरीके से। तो अगेन आई एम सेइंग दैट कि हम कभी भी इसमें नहीं जा रहे, ठीक है ना। तो वी आर ओनली गोइंग थ्रू द न्यूमेरिकल, क्या क्या आ सकते हैं, मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा। तो वीपी ऑन वीएस the whole square is 1 upon Vp upon Vs. So this is also a very, very important formula, the relationship between Poisson's ratio and seismic wave velocity. ठीक है, तो आप उसको उस तरफ भी भेज सकते हो। कुछ जगह बुक में 2 भी मिल जाएगा, उन्होंने कुछ नहीं किया, 2 को उसको कॉमन लेके कर सकते हैं। इसको एक काम करो, ऐसे लिख दो, वैसे लिख दो, बेटर रहेगा याद करना। ओके, so this Vp upon Vs का square minus 2 divided by 2 into Vp upon Vs square minus 2। इस पे न्यूमेरिकल्स आपको मैं दे सकता हूँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस पे। अब इन्हीं चीज को आप इंटरचेंजेबली यूज करो अलग अलग तरीके से, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, है ना। ऐसे तो बहुत सारे रिलेशनशिप बन सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दोस थिंग्स। अगर आपको उल्टा कर देना है, इसको Vp अपॉन Vs के कंपेयर में रखना है, you can just write like this. Okay, so this is again the Poisson's ratio and Vp and Vs relationship. इसको तो बहुत न्यूमेरिकल में याद आया। तो ये कुछ रिलेशनशिप आप याद रखिएगा, पॉइजन रेशियो का शेयर मॉडुलस के साथ, बल्क मॉडुलस के साथ, वीपी वीएस के साथ,
और यंग्स मॉडल इस केस। ठीक है। सो अभी तक कोई डाउट किसी को किसी भी क्वेश्चन में? मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ नोट इशू, क्योंकि मैं जियो फिजिक्स करा रहा हूँ ना। जियो फिजिक्स पता नहीं आपने कितनी पढ़ी, आई डोंट नो कि आपका कितना लेवल है जियो फिजिक्स में। So that's a simple question I have taken to build your confidence. और थोड़े जो typical question होंगे that I can give to you. Any doubts? सर हम्म। सर पॉइजन रेशियो का इनकम्प्रेसिबिलिटी के साथ एक मीनिंग होता है, तो वो बता दीजिए। तो इनकम्प्रेसिबिलिटी किसको बोलते हैं? The bulk modulus is incompressibility. Bulk modulus is also only known as the incompressibility. Compressibility bulk modulus का inverse होती है. Compressibility is equal to 1 upon bulk modulus. ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा सा मैग्नेटिक में आ गए, तो मैंने क्वेश्चन जो सीक्वेंस वाइज नहीं उठाए हैं, मतलब कॉन्सेप्ट के सीक्वेंस वाइज। आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कि गेट में कब वो आए थे, तो तभी हो सकता है ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज, तभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज हो तो आपको नहीं पता हो तो एक्सप्लेन दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन मैग्नेटिक डेटा रिडक्शन, ठीक है ना, एक्चुअली क्या होता है जियो फिजिक्स में जब भी हम लोग डेटा लेके आते हैं, तो उस डेटा जैसे कोई भी मैग्नेटिक वैल्यू है या कोई भी ग्रेविटी वैल्यू है, इसमें बहुत सारी चीजों का क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। फॉर दैट वी डू सम रिडक्शंस, सेम थिंग वी डू इन ग्रेविटी ऑल्सो। क्योंकि ग्रेविटी और मैग्नेटिक ये दो जो हैं आपके, ये क्या है, ये नेचुरल है। इट इज लाइक अ पैसिव सिग्नल्स वी आर ट्राइंग टू कैच अप, ठीक है ना। दीज आर नॉट एक्टिव। seismic is active, seismology is not active, seismic is active, as well as आपका जो इलेक्ट्रिकल वाला मेथड होता है आईपी और ईआरटी जो हम करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी, these are active because you send some current, the current flows through the rocks layers and then come back again that you actually try to investigate. Same thing with the seismics, but इधर में क्या है, जो ग्रेविटी वैल्यू हमें किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कोऑर्डिनेट में मिल रही है उसको करना, तो बहुत जगह से हो सकता है, क्योंकि ये सब चीजें आपकी, क्योंकि अर्थ खुद में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और अलग अलग टाइप से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे के करेक्शंस। बट दे हैव आस्क्ड कि भैया सिंपल सी बात है, एक जैसे कि हम बोलते हैं कि आपका एक्सप्लेन इट विद अ सिंपल एग्जांपल कि आपका पोल है और आपका इक्वेटर है। इक्वेटर पे क्या होता है, ये तो 9th क्लास की रीजनिंग भी है, आपकी ग्रेविटी वैल्यू डिक्रीज करती है। ग्रेविटी वैल्यू क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है, क्या ध्यान रखिएगा। सो अब उसमें इस बार भी क्वेश्चन आया था, उसमें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंट्रीब्यूशन रहता है। सो सेम चीज आपकी मैग्नेटिक वाली के साथ भी होती है, ठीक है ना। वो भी आपकी क्या करती है, जैसे जैसे इधर आएंगे आपकी वो घटेगी। तो उसमें वो पूछा है, अगर आप किसी एक लोकेशन पे इधर पे या इधर पे या इधर पे डेटा लोगे, तो वहां की मैग्नेटिक वैल्यू का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये होगा किस लैटिट्यूड पे आप ले रहे हो। लैटिट्यूड की वैल्यू आपकी इफेक्ट करेगी मैग्नेटिक पे, तो आपको उसको लैटिट्यूड का इफेक्ट कोशिश करते हो बताने के लिए, ठीक है ना। सेम थिंग आपकी एल्टीट्यूड की भी रहती है, एलिवेशन के बाद आपको कितने चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। तो इस इफेक्ट को भी आप हटाते हो। जैसे जैसे कि हमने इसमें क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक डेटा रिडक्शन, द एल्टीट्यूड करेक्शन एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इतना दिया है। ओके, द एल्टीट्यूड करेक्शन इन नैनो टेस्ला, या लिखिएगा इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नैनो टेस्ला। टेस्ला एक बहुत बड़ी यूनिट हो गई, तभी हम लोग नैनो यूज कर रहे हैं पर मीटर एट द मैग्नेटिक पोल्स। तो क्योंकि ये इतना करेक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं आपका कहाँ पर, इक्वेटर पे, इसका सेम डबल आपका हो जाएगा आपका। तो देखिए ये वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, इट इज नियरली 0.015 NT अपॉन वेरी लेस वैल्यू, एंड दैट इज the sensitivity we are dealing with,
हमें जो वैल्यू होती है ज्यादातर जो हमें पोल्स पे रिकॉर्ड होती है दैट इज अराउंड 60,000 नैनोटेस्ला, ठीक है ना। और यहाँ पर कितनी होती है, लगभग लगभग 30,000 नैनोटेस्ला के आसपास इक्वेटर पे। तो सेम रेशियो एक्चुअली है ना, उन्होंने लिया है, तो उसको कुछ नहीं किया उन लोगों ने, इसको डबल कर देना है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका तो कितना हो जाएगा, दैट इज 0.03, क्योंकि ये बात है कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कितनी पोल पे होती है, कितनी इक्वेटर पे होती है। ओके, इसका कुछ फॉर्मूला होता है कुछ v equal to v naught 1 upon if you have to find it on any of random latitude, okay, I forgot it, otherwise मैं इसको भेज दूंगा आप लोगों को। b is equal to v naught 1 upon, नहीं, b is equal to v naught 1 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा से कुछ करके, वो थीटा जो होता है वो लैटिट्यूड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट आई कैन जस्ट सेंड यू, ठीक है। तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आए हैं CSIR में, देखे गए हैं कि जहां पर आपको लैटिट्यूड का एक रेशियो निकालने को मिला कि मैग्नेटिक फील्ड आप 60 डिग्री पे निकालिए, 45 डिग्री पे निकालिए, और दोनों का रेशियो कर दीजिए 60 का कितने टाइम्स ज्यादा या कितने टाइम्स कम है कंपेयर टू जो 45 डिग्री पे है लैटिट्यूड पे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उस केस में आपको वैल्यू एग्जैक्टली निकालनी पड़ेगी उस लैटिट्यूड को इनपुट करके उस फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया, ठीक है ना, कि आपका लेमर्स प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी measured by ppm, it is a proton precession magnetometer for a total field of इतना, देखिए ये एक्चुअली वैल्यू है 50,000 नैनोटेस्ला इज इतना होगी। ओके, तो जब भी हम लोग ये बात याद रखिएगा कि हम लोग जब ppm यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं आपके मैग्नेटोमीटर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके मैग्नेटोमीटर होते हैं। तो प्रेसेशन मतलब चेंज इन द एक्सिस, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियेट का यूज करते हैं, वो अपनी चेंज करते हैं इसको। ओके, अब ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कैसे मैग्नेटोमीटर्स वर्क करते हैं, क्योंकि हर एक मैग्नेटोमीटर की अपनी यूनिक टाइप की फंक्शनिंग होती है। बट एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई यूज करते हैं, और वो स्पिन एक्चुअली में एटॉमिक्स स्पिन होता है, उसको हम लोग मेजर करते हैं उस चीज से। और सेम आपका जैसे कि आपका पीपीएम वर्क करता है प्रोटॉन प्रेसेशन पे, बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस इंस्ट्रूमेंट। एक एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट एक के अंदर एक मतलब कंटेनर होता है उसी से अटैच्ड, और उसके अंदर हाइड्रोजन लिक्विड होता है जो ये फंक्शनिंग करता है। ओके, सो उस केस में आपका जो लेमर्स प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी है वो पूछी गई है कितनी होती है, जो कि मेजर करता है पीपीएम, ठीक है ना। पीपीएम जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर यू पीपल। This is just note down this formula. F is equal to, CSR में भी ऑप्शन आया था 1/2 सिंपल सा फॉर्मूला। ऑब्वियसली बात है ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी जो आपको निकालनी है, दैट इज योर गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, and because it is little bit complex, that's why I'm not explaining the किस टाइप की फंक्शनिंग होती है ppm की, because you have rubidium, cesium, potassium type like magnetometers, you have optically pumped magnetometers, you have flux gate magnetometers, each and every have their unique type. Okay, तो ये सब चीजें एग्जाम में नहीं आती हैं, बट मैं आपसे एक सजेशन दूंगा, जब भी आप एग्जाम क्वालिफाई करें गेट का या बार्क का, तो आप ये सब चीजें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बार्क में जब भी इंटरव्यू होता है ये सब कुछ कुछ चीजें वो लोग पूछने की कोशिश करते हैं, मैंने देखा है ऐसा। तो वो तब जब आप बार्क के इंटरव्यू के लिए जाओ, स्पेशली फॉर बार्क इंटरव्यू, नो वन गोइंग टू आस्क यू फॉर ONGC और एनी ऑफ द GSI, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगर आपने काम किया होगा, रिसर्च आपकी उस पर होगी, और आपकी डिसर्टेशन होगी मैग्नेटोमीटर की, तब आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बार्क आपसे पूछता है ये सब चीजें, क्योंकि दे हैव दोस इक्विपमेंट्स विद देम, एंड ओनली जियोलॉजिस्ट जो है आपके ऑपरेट करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ प्रोटॉन जो दिया हुआ है उसको आपको यूज करना है। बहुत बड़ी वैल्यू है डेसिमल प्लेस के बाद, तो केयरफुली राउंड ऑफ करिएगा। राउंड ऑफ में काफी लोग गलती करते हैं, मेरे से भी काफी हुई है। 10 to the power 6 लगा दें और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, मैंने इसको थोड़ा सा
6.283 मल्टीप्लाई कर दो इसके। तो जब भी सॉल्व करोगे इसकी नियरली वैल्यू, क्योंकि अभी जो गेट था उसमें आप एनएटी टाइप क्वेश्चन नहीं आते, तो जो भी है वैल्यू वो आ रही है मेरी 2130। तो इस बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। 2 क्वेश्चन आपके मैग्नेटोमीटर से हो। किसी को इसमें डाउट कुछ थोड़ा सा अगर चाहते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लर्न अ लिटिल बिट अबाउट पीपीएम, बट एग्जाम्स आपके बहुत नियर बाय है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ना। इंटरव्यू होगा तब देखा जाएगा, हम भी तो सेपरेट क्लासेस हम लोग कंडक्ट करेंगे सब चीजों को कवर करने के लिए, डोंट वरी अबाउट इट। बट फॉर नाउ 10 to the power 6 क्यों आया उस पे? 10 to the 6 second I have used value, it is nano tesla ना, टेस्ला मैंने लिख दिया बिकॉज हाँ इधर भी काट सकते हैं आप लोग। टेन टू द पावर 3 होना चाहिए कुछ। Two, 6, 7, just value you have to take care. This is nano tesla here and this is nano tesla here. हाँ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है वो, बिकॉज बोथ आर इन नैनो टेस्ला। और जो फ्रीक्वेंसी मांग रहा है दैट दे आर आस्किंग इन हर्ट्ज। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, डिवाइडेड बाय, ठीक है सेम आ रहा है मतलब वही लगभग 2128.86 सॉरी यहाँ पर 3 होगा। Okay, next is great question, गलती पकड़ ली मेरी। Okay, next is an axial dipole configuration is given below. Okay, so जब हम लोग रेजिस्टिविटी सर्वे करते हैं, या क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का, तो मैं सबका थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी सर्वे करते हैं। तो उसके अंदर आपका जब भी आप रेजिस्टिविटी सर्वे करते हैं, बेस्ड ऑन कि आपका क्या पर्पस है, बेस्ड ऑन आपका क्या पर्पस है, उस बेसिस पे आप कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं उसका। ओके, कॉन्फ़िगरेशन या आप सॉफ्टवेयर होता है उसका, एक सॉफ्टवेयर पे आप अपना एक कॉन्फ़िगरेशन बना के आप फील्ड पे जाते हो, उसको इंस्ट्रूमेंट में फीड करते हो, आप इंस्ट्रूमेंट उसी तरीके से आपका वर्क करता है। तो अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जांपल 48 इलेक्ट्रोड्स का रखा है, जस्ट एग्जांपल, और आपने उतने इलेक्ट्रोड्स जमीन में इंजेक्ट नहीं किए हैं, 47 ही किए हैं, तो इंस्ट्रूमेंट कहेगा नहीं 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 नहीं, एक आप और करो। तो इंस्ट्रूमेंट मतलब जो उसके जो स्क्रीन रहेगी, जो भी हम लोग एक लाइक स्टर्डी लैपटॉप लेके जाते हैं फील्ड पे, उस तरीके से वो रीडिंग दिखाता है। तो इसमें इससे ये बता रहा हूं मैं आपको कि आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप यूज करते हो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो उस केस में आपसे ये पूछा गया है कि आप पहले तो कॉन्फ़िगरेशंस बहुत टाइप के होते हैं, मैं इतना बता दे रहा हूँ, लेकिन जो आपको पढ़ने हैं दैट इज वर्नर, श्लमबर्गर, ओके, डाइपोल, ओके, डाइपोल पोल, और आपका पोल। ये एज जियोलॉजिस्ट आप पढ़ सकते हो, जियोफिजिक्स वाले और ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि उसका ज्योमेट्रिक फैक्टर, उसका किस तरीके का अरेंजमेंट शो करता है। जो ये इसमें ये क्या है, आपके करंट इलेक्ट्रोड्स हैं और पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स हैं कुछ, और इसके बीच में कुछ स्पेसिंग है, एस स्पेसिंग है, एस स्पेसिंग है, एन एस स्पेसिंग है। तो ये कुछ इनके बीच में कुछ स्पेसिंग है। ओके, अभी तो इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, अगर आप स्पेसिंग को भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे दैट दे करेक्ट, तो इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होता है रियलिटी में, लेकिन स्टिल
सीखने के पर्पज से और न्यूमेरिकल पर्पज से ये सब चीजें ध्यान रखी जाती है। भाई जब आप सही कर सकते हो मेजरिंग टेप लेके, तो आप टेप लेके उसको सही से, तो उसमें ज्योमेट्रिक फैक्टर पूछा गया कि कैसे है। देखिए ज्योमेट्रिक फैक्टर आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, बट देयर इज अ वे टू डिफाइन दैट ज्योमेट्रिक फैक्टर, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक फैक्टर तो निकालने के लिए एक तरीका होता है एक्चुअली में, दैट आई कैन जस्ट टेल यू इफ यू डोंट नो, और अगर एग्जाम में कोई एक नया कॉन्फ़िगरेशन उठा के दे दिया तो क्या होता है वो। तो जैसे कि हम लोग ज्योमेट्रिक फैक्टर में एक फॉर्मूला होता है, जैसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला होता है। ये होता है, हम लोग इसमें एपरेंट रेजिस्टिविटी मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? एपरेंट, APPARENT, एपरेंट रेजिस्टिविटी, एपरेंट रेजिस्टिविटी मेजर करने। एपरेंट रेजिस्टिविटी शो होती है रो से, उसको ऑब्वियसली बात है कि इसका फॉर्मूला जो होगा वो ये रहेगा, ओम्स लॉ से आता है ये सब डेरिवेशंस आपके। ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ओम्स लॉ से हम रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी से कनेक्ट कर सकते हैं। That is R is equal to rho L upon R. So if you go into the background of these things, so this is resistance and this is resistivity. So this is your relationship into K. Into K. This is nothing but your geometric factor. Geometric factor. This is a very basic formula to calculate the apparent resistivity, जो हमारा पर्पस है इस एक्सपेरिमेंट का, इस तरीके का सर्वे कंडक्ट करने का, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक फैक्टर निकालने के लिए इट इज नॉट अ सिंपल टास्क। इसका एक फॉर्मूला होता है, K इज इक्वल टू 2 पाई, और वो 2 पाई वो सेमी सर्कल की तरह उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस जाती हैं, हाफ सर्कल बनता है, तो दैट्स व्हाई दिस पाई टर्म इज देयर। हाउ दिस पाई टर्म केम? बिकॉज कुछ सर्कुलर जैसा कुछ होगा तभी वो पाई टर्म आता है अपने आप, ठीक है ना। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 1/R1 2 1/R3 plus 1/R. Okay, so these things is there. So R1, R2, R3, R4 are nothing but kind of a spacings. जिसमें R1 की जो बीच की स्पेसिंग है, जैसे आई एम राइटिंग है किसके और किसके बीच की स्पेसिंग है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। R1 जो स्पेसिंग है 1 है, तो ये होती है C1 और P1 के बीच की स्पेसिंग। R2 जो है हमारी जो होती है वो होती है C2 और P1 की स्पेसिंग। तो आप ये देखिए R1 और R2 ये किसको प्रायोरिटी लेके चल रहा है? C को लेके। C1 P1 C2 P1, ओके। अब R3 जो सिंपल सी बात है आपका C2 C1 ही होता है, C1 P2, ठीक है ना। एंड R4 जो होगा आपका दैट इज C2, तो इनके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो होगी, तो R का होता है C1 P1 के बीच की स्पेसिंग, R2 C2 P1 की स्पेसिंग, तो C इज नथिंग बट योर करंट इलेक्ट्रोड। करंट इलेक्ट्रोड इससे आप करंट नीचे भेजोगे, और एक होता है पोटेंशियल मैग्नेट, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पैदा करते हैं। ओके, बहुत छोटा सा, ज्यादा कोई ज्यादा हाई डेंसिटी ग्राउंड सर्वे के लिए तो हम लोग यूज नहीं करते, बट हम लोग जब मिनरल के लिए स्टडी करते हैं देन वी यूज हाई डेंसिटी करंट्स, जिसकी वजह से अगर आप मतलब कोई जानवर आ गया तो उसका डेथ भी हो सकती है ना। ऐसा हो चुका है मेरे कुछ कलीग्स के साथ। ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग बहुत केयरफुली करना पड़ता है सर्वे, अगर डीप सर्वे कर रहे हो तो उस केस में आपका R1 C1 P1, R2 C2 P1, R3 C1 P2 और R4 C2 P2, ठीक है ना। तो ये चीज है,
तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आप इस डायग्राम से मेजर करो, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है आप इस डायग्राम से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किसका दिया है, ये दिया है एक्सियल डाइपोल डाइपोल का, एक्सियल डाइपोल डाइपोल का। ओके, सो यू कैन जस्ट पुट दिस थिंग द वैल्यूज कि कितनी है। जैसे कि आपका पहला मैंने बताया आपका क्या होता है C1 P1 के बीच में, तो C1 P1 के बीच में S प्लस NS प्लस S इस तरीके से आप दोगे। फिर C1 C2 के बीच में S, सॉरी C1 P1 के बीच में S प्लस NS है ना, तो NS प्लस S ऐसे चलता रहता है इस तरीके से। ओके, तो ये थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से रेज कर दे रहा हूँ। इफ यू जस्ट सॉल्व इट ना, either you can solve it, if you don't want to solve it you can learn it. So it is pi a and plus 1 and इस केस में आपका ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ n+1 n+2 इस तरीके से आ जाएगा ये आपका। काफी कंफ्यूजिंग दिए उन लोगों ने ऑप्शंस, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है उनका एपरेंट रेजिस्टिविटी आपकी मेंशन फाइंड है। एपरेंट रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए आपको अगेन सेम न्यूमेरिक जो मैंने आपको बताया था, इस न्यूमेरिकल के लिए जो सबसे पहली चीज इस एक्सप्रेशन का आप यूज करोगे, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आई एन n+1 एंड n+2, इससे आप निकाल सकते हो। ओके, जिसमें आपकी s की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, ये जो है आपका मिली वोल्ट है, बहुत कम आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। करंट भी आपका 1 एम्पियर का है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका मिली वोल्ट में है, ये वो है, और आपको एपरेंट रेजिस्टिविटी पूछी है ओम मीटर। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है। और सर ऑप्शंस ऑप्शन ए, कितना आ रहा ऑप्शन ए 414.48। है, सो और किसी और कोई सॉल्व करेगा इस चीज पे। इट इज you can just put these values, it is n+1 11 and n+2 11 into 12, फिर पूरा मल्टीप्लाई चल रहा है ना, तो इसी वजह से बड़ी वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप देख के पता चलिए कि 11 into 12 यहीं से आ गया, यहाँ पर 1 है तो ऐसे डिवीजन हो नहीं रहा है। तो मेरे को अगर बोला जाए मैं तो बिना कैलकुलेट करे ही करूँगा। ओके, सो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस, पहले अभी करना पड़ता है नेट टाइप में। पहले पेपर इजी थे, पहले में तो ऐसे आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है, अरे भाई 11 12 क्या हो रहा है भाई, नहीं, और एक डिवीजन में तो क्या ही होगा, वही वैल्यू आएगी। तो ये चीज सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और आए भी हैं कॉमन सेक्शन में, बहुत बार इस तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं। तो आपसे कभी कभी हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए समझाया आपको क्योंकि सेकंड में जरा सा थोड़ा सा रिस्पेक्ट लेके आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकाल सको। जैसे कि आप वर्नर के लिए निकाल सकते हो, श्लम बर्जर के लिए निकाल सकते हो, और वर्नर और श्लम बर्जर को तो आप याद कर लो, मैं तो यही बोलूंगा। इसका होता है k इज इक्वल टू 2 पाई a। जब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई a लगा देंगे हम लोग यहाँ पर। इस केस में थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसका, दिस इज पाई एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी अपॉन आई। तो जिसमें आपका
जो ए है वो है क्या, ए इज नथिंग बट स्पेसिंग बिटवीन करंट एंड आपके जो भी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है, जो आपकी स्पेसिंग रहेगी वो आपकी चेंज हो जाती है। ए जो होता है इज स्पेसिंग बिटवीन potential electrodes, and this is the L is the spacing between potential and current होगा, current electrodes, ठीक है ना, like this you can see. The configuration भी थोड़ा different है, तो configuration is very very different in each of the case. वर्नर ज्यादातर आपका यूज किया जाता है जब आप ऊपर ऊपर सर्वे करना चाहते हैं, इसको हम प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रोफाइलिंग। वर्नर ज्यादातर उसको यूज करते हैं। जो हम लोग श्लम्बर्जर कैसे यूज करते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं साउंडिंग। ओके, तो वर्नर यूज किया जाता है प्रोफाइलिंग के साथ, श्लम्बर यूज किया जाता है साउंडिंग के साथ। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को ऊपर ऊपर चीजों को समझना है टॉप 5 मीटर में, उसके लिए वर्नर ठीक है। आपको समझना है कि आपका जो वेदरिंग का जो फॉर एग्जांपल फ्रंट है उसका डेवलपमेंट कितना है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि कहीं यहाँ पर कुछ और बैठा है इस डेप्थ पे, विच इज आई कैन से बियॉन्ड 50 मीटर्स, देन श्लम्बर्जर इज मोर। बट रेजोल्यूशन को बैलेंस आउट करने के लिए मींस हमारा क्या होता है कि जैसे हम लोग डेप्थ पे नीचे जाते हैं रेजोल्यूशन आपका घटता है। ओके, जितने अच्छे से चीजें हमें टॉप 5 मीटर में दिखेंगी उतने अच्छे से हमें टॉप 50 मीटर या 100 मीटर पे नहीं दिखती। ओके, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन एक भी है, ये भी चीज याद रखिएगा। जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है वो कोशिश हम यही करते हैं कि 1/3 से लेस ही होता है। मतलब हम कोशिश क्या करेंगे, हम तो स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो 1/3 ही रहता है। 1/3 क्या, जो हमने स्पेसिंग डिसाइड करी है उसकी 1/3। मतलब अगर हमने 300 मीटर पे रखी है स्पेसिंग एंड टू एंड, तो 100 मीटर का ही हमें पेनिट्रेशन मिलेगा। अगर आपको और अच्छी चाहिए तो आप हार्डली 1.8 से लेके 2 तक जा सकते हो। सॉरी 33%, हाँ 18% से लेके 20% तक बोल सकते हो मैक्सिमम, अगर आपको अच्छा एक रेजोल्यूशन चाहिए तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी। तो आपकी जो स्पेसिंग होती है इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो आपकी डिफाइन करती है कितना आपका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है। इसी वजह से दीज आर एन नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, तो इसको कर लेंगे बिकॉज यू हैव अ लेक्चर फ्रॉम आई थिंक 9:15। ओके, तो और भी मैं क्वेश्चंस भेजता हूँ इसी के रिगार्डिंग, इन कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट्स अगर आपको थोड़े बहुत समझ में आ गए हैं देन दीज क्वेश्चंस बार बार आए और भी आगे मिलेंगे आपको। CSIR में भी आए हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो दोनों ही क्वेश्चंस मैं आपको भेजता हूँ। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। जितने आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितना आप डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, तो रोज कोशिश करिए कि 20-25 न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ओके, जिसमें से आप क्लास में एक हद तक कुछ कर सकते हो। ओके, क्लास में हर एक चीज नहीं करा सकते हम, इसलिए ग्रुप में डिस्कशन करेंगे फर्दर। और किसी कुछ पूछना यू कैन आस्क मी। टुमारो मैं और आगे आपके न्यूमेरिकल कराऊंगा, जल्दी जल्दी कराऊंगा थोड़ा सा कल। तो 2015 तक 16 तक मैं कोशिश करूंगा लेने की, बिकॉज जैसे आप 16 में आओगे आपके जियोलॉजी के भी न्यूमेरिकल्स आपके आने लग जाएंगे। ठीक है।